हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट पोल साइंस और चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पार्ट फर्स्ट के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने 6 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए दोस्तों समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट क्या है। तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट एक भाषण का नाम है, जिसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा के सामने दिया। इस भाषण में उन्होंने देश की आज़ादी के बारे में बताया कि किस तरह देश को लाखों लोगों के बलिदान, देश को आज़ादी लाखों लोगों के बलिदानों और उनकी आपसी एकजुटता, उनके त्याग के कारण प्राप्त हुई। तो हमें इस आज़ादी को संजो कर रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, आज़ादी के समय देश के सामने कितनी चुनौतियां थी। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश को एक नए विकास के पथ पर हमें आगे बढ़ाना था। तो उस समय हमें 3 चुनौतियां मुख्य रूप में देखने को मिली। सबसे पहली चुनौती थी राष्ट्रीय एकीकरण को कैसे कायम किया जाए, लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए और विकास का लाभ सभी को कैसे मिले। राष्ट्रीय एकीकरण, आज़ादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि राष्ट्रीय एकजुटता को कैसे कायम किया जाए। भारत वह देश था या भारत वह देश है जहां अलग अलग धर्मों, जातियों, भाषाओं आदि को लोगों का शुरू से ही स्वरूप रहा है। इस सिचुएशंस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि उस एकजुटता को जो हमारा बेस रही है शुरू से ही, उसे कैसे कायम किया जाए। तो इन परिस्थितियों में हमने धर्मनिरपेक्षता पद्धति को अपनाया कि सभी धर्मों के लोग बराबर होंगे। इसके अलावा जात पात आदि के सिस्टम को यानी व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया और सभी को कानून के समक्ष समानता का दर्जा प्रदान किया। तो इस तरह राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या को हमने खत्म करने की कोशिशें की। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 हमारे सामने है कि लोकतंत्र को स्थापित करना। लोकतंत्र, भारतीय संविधान निर्माता, भारतीय नेता लोकतंत्र को एक सर्वोपरि रूप देते थे। उनका मानना था कि हम ना एक दलीय व्यवस्था को अपनाएंगे, ना ही सैनिक शासन और ना ही राजतंत्र की तरफ चलेंगे, बल्कि हम देश को लोकतंत्र के रास्ते पर लेकर चलेंगे। उस सिचुएशंस में भारत में संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, कानून के शासन को अपनाया गया और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार प्रदान किया ताकि भारत लोकतंत्र के रास्ते पर बढ़े और हमने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया। नेक्स्ट, विकास का लाभ सभी को पहुंचाना। विकास क्या है? विकास वह अवधारणा जिसमें कृषि का विकास हो, उद्योग का विकास हो, व्यापार का विकास हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, हमारा पर्यावरण सही रहे, उस स्थिति को ही हम विकास का नाम देते हैं। उस सिचुएशंस में आज़ादी के समय हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को, उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया, योजना आयोग की स्थापना की, आगे चलकर हरित क्रांति और फिर श्वेत क्रांति को अंजाम दिया और जनता के कल्याण के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई ताकि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल सके। तो क्वेश्चन था हमारे सामने, आज़ादी के समय उत्पन्न 3 चुनौतियां और उनका समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि विभाजन के समय विस्थापन और पुनर्वास का क्या रूप देखने को मिला या विभाजन की प्रक्रिया किस तरह हुई। तो 15 अगस्त 1947 को भारत 2 भागों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित हुआ। तो भारत और पाक का विभाजन धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर था कि जहाँ पर जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं उसी हिसाब से भारत या पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। लेकिन देश में कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जहाँ पर एक ही धर्म विशेष के लोग मौजूद हों। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। आज़ादी के समय दूसरी समस्या पंजाब और बंगाल प्रांत को लेकर हुई, जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी के लोग बराबर मात्रा में मौजूद थे। उस सिचुएशंस में पंजाब और बंगाल दोनों ही प्रांतों का बंटवारा हुआ, यानी पंजाब और बंगाल 2 देशों के अंतर्गत बटे। पंजाब का एक हिस्सा आज भी पाकिस्तान के अंदर है। इसी तरह बंगाल को के भी 2 भाग हुए, जिनमें से एक को हमने पूर्वी पाकिस्तान और दूसरे को पश्चिमी बंगाल का नाम दिया। पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, जबकि दूसरा बंगाल आज हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों में डर और अविश्वास की भावना। भारत के विभाजन के समय सभी मुस्लिमों ने
पाकिस्तान जाने का निर्णय नहीं लिया। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो हिंदू समुदाय के लोग थे उन्होंने भी भारत आने का निर्णय नहीं लिया। तो इस सिचुएशंस में वो लोग अल्पसंख्यकों के रूप में देखे गए। भारत में अल्पसंख्यक, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक, दोनों पर हमले भी हो रहे थे और दोनों में डर और अविश्वास की भावना बनी हुई थी कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कि हम देश छोड़ के तो नहीं गए लेकिन हमारी स्थिति कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। नेक्स्ट, महिला वर्ग की निम्न स्थिति। आज़ादी के समय जो दंगे हुए उसमें सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव महिला वर्ग को उठाना पड़ा। उनके घर परिवार वाले मारे गए युद्ध। इन दंगों के अंतर्गत महिला वर्ग घर से बेघर हुआ। बहुत से महिलाओं, हजारों लाख महिलाओं पर अत्याचार हुए। तो हम कह सकते हैं महिला वर्ग की स्थिति काफ़ी नकारात्मक हुई। करीब 80 लाख लोगों को घर से बेघर होना पड़ा। घर, संपत्ति, जो जोड़ा गया था जिंदगी का, सब कुछ उन लोगों को छोड़ना पड़ा। इस तरह करीब माना जाता है 10 लाख के करीब लोग इन विभाजन के समय हुए दंगों में मारे गए। तो हम कह सकते हैं कि विभाजन के समय विस्थापन और पुनर्वास का काफ़ी भयानक स्वरूप हमें देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आज़ादी के समय रजवाड़ों का स्वरूप कैसा था? तो आज़ादी के समय देश में 565 रजवाड़े थे, जिनमें त्रावणकोर, केरला, हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, मणिपुर एंड जम्मू कश्मीर आदि रजवाड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक सहमति पत्र है जिस पर लगभग सभी रजवाड़ों ने भारत में विलय पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे कि हम भारत में विलय के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजवाड़ों के विलय की प्रक्रिया किस तरह संपन्न हुई? तो 565 रजवाड़ों का भारत में विलय करना एक जोखिम भरी और काफ़ी मुश्किलों से संबंधित प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया को संपन्न करने में लगभग सभी नेताओं ने अपने अपने अनुसार योगदान दिया। विशेष रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल का रजवाड़ों के विलय में एक बड़ा योगदान रहा। सबसे पहले हैदराबाद के शासक को निज़ाम के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद की जो सेना थी उस सेना को हम रजाकार का नाम देते हैं। 1947 में हैदराबाद ने भारत के साथ यथास्थिति पर हस्ताक्षर कर लिए थे। इसके पश्चात जब किसानों ने हैदराबाद में अपने हितों के लिए आवाज़ उठाई, भारत में विलय की बात की, तो निज़ाम के रजाकारों यानी सैनिकों ने जनता पर अत्याचार किए। इन हालातों में सितंबर 1948 में भारत ने अपनी सेना हैदराबाद भेजी। दोनों के सेनाओं के बीच में संघर्ष हुआ। आखिरकार भारतीय सेना विजय हुई और इसके साथ ही हैदराबाद का 1948 में भारत में विलय हो गया। इसी तरह मणिपुर के शासक का नाम महाराजा बोधचंद्र सिंह था, जो भारत से अलग अपने को रखना चाहते थे। इन हालातों में अपने राज्य की यानी अपने रजवाड़े की आंतरिक स्वायत्ता के लिए उन्होंने भारत से हस्ताक्षर भी करा लिए कि मैं आंतरिक रूप से स्वतंत्र बना रहूँगा। उन हालातों में मणिपुर की जनता ने जब महाराजा पर दबाव डाला तो उस सिचुएशंस में जून 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए गए। मणिपुर देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर पहली बार चुनाव कराए गए। आखिरकार भारत सरकार ने मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह पर दबाव डालना जारी रखा। उस दबाव का ही परिणाम था कि आखिरकार 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हो गया। तो दोस्तों, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पार्ट फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अब हम आपको राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पार्ट सेकंड के बारे में लेकर चलेंगे, जिसमें हमने 9 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए समझते हुए चलते हैं एक एक टॉपिक या क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या है द्विराष्ट्र सिद्धांत? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत या 2 नेशंस थ्योरी वह सिद्धांत है जिसे मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू और मुस्लिम 2 कौमें हैं, कितना अच्छा हो दोनों के लिए अलग अलग राष्ट्र का निर्माण किया जाए। उनकी इस थ्योरी का परिणाम यह हुआ कि 1947 में देश 2 भागों में बटा, जिसमें से एक को भारत और दूसरे को पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। बात आती है क्या उनकी द्विराष्ट्र सिद्धांत थ्योरी उचित थी या नहीं? तो हमारा कहना होगा कि यह सिद्धांत पूरी तरह गलत था, क्योंकि धर्म के आधार पर ना तो राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है और ना ही हो सकता है। उदाहरण स्वरूप 1947 में पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, लेकिन 1971 में वही पाकिस्तान 2 भागों में डिवाइड हुआ, जिनमें से
एक को हमने बांग्लादेश का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी क्या है या किसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी शब्द का इस्तेमाल हम खान अब्दुल गफ्फार खां के लिए करते हैं, जो कि एक सीमांत नेता थे, गांधीवादी नेता थे। उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन का पूरी तरह विरोध किया। नया क्वेश्चन हमारे सामने है कि लौह पुरुष, आयरन मैन की उपाधि किसे दी जाती है? तो लौह पुरुष या आयरन मैन की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी जाती है, जो देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्लस गृह मंत्री थे। देश के रजवाड़ों के विलय में उन्होंने एक बड़ा रोल निभाया। आज़ादी के समय देश में 565 रजवाड़े थे, जिनके विलय में उन्होंने एक प्रमुख रोल को निभाया। यही कारण है कि 31 अक्टूबर उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि पोटी श्रीरामुलु कौन थे? तो पोटी श्रीरामुलु दक्षिणी भारत के एक बड़े गांधीवादी नेता थे, जिन्होंने एससी वर्ग के कल्याण के लिए काफ़ी प्रयास किए, देश के राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ा रोल निभाया। आगे चलकर तेलुगु भाषा के आधार पर उन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य की मांग की और इसके लिए वे भूख हड़ताल पर बैठे। आखिरकार 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 में जब उनकी मृत्यु हो गई, तो देश के दक्षिणी हिस्सों में तरह तरह की समस्याएं हमें देखने को मिली। विद्रोह की स्थिति, संघर्ष की स्थिति देखने को मिली। उस सिचुएशंस में भारत सरकार द्वारा दिसंबर 1952 में भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या राज्य पुनर्गठन आयोग? 1952 में जब सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनाया गया, तो ऐसी स्थिति में देश के अलग अलग भागों में अलग अलग राज्यों की मांग उठी कि हमें भी राज्य बनाया जाए और हमारे क्षेत्र को भी भाषा के आधार पर एक नए राज्य के रूप में बदला जाए। इस सिचुएशंस में सरकार द्वारा 1953 में एसआरसी राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट को दिया। अपनी रिपोर्ट में राज्य पुनर्गठन आयोग ने स्पष्ट किया कि भारत में नए राज्यों का निर्माण या पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते समय राष्ट्रीय अखंडता, परोक्षता का भी ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्या है? तो 1920 में कांग्रेस पार्टी का नागपुर में अधिवेशन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की बात को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, महात्मा गांधी की हत्या। महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से हम राष्ट्रपिता की उपाधि हम प्रदान करते हैं, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में एक बड़ा रोल निभाया। असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों के बेस पर 1947 में देश को आज़ादी दिलाई। 1947 में जब पूरे देश में आज़ादी की खुशियाँ मनाई जा रही थी, उस सिचुएशंस में महात्मा गांधी का कहना था कि मेरी एक आंख में खुशी के आंसू है तो दूसरी आंख में दुख के आंसू। खुशी के आंसू इसलिए क्योंकि एक लंबे स्ट्रगल के बाद हमने आज़ादी प्राप्त की है, और दुख के आंसू इसलिए क्योंकि देश भर में दंगों का एक भयानक विनाश रूप देखने को मिल रहा है। महात्मा गांधी के सकारात्मक प्रयासों को देखते हुए अनेक लोग उनके विरोधी थे। उसी का परिणाम था कि 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना करते समय नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है गरम हवा फिल्म? तो गरम हवा फिल्म 1973 में निर्देशक MS सत्यु द्वारा बनाई गई, जिसमें देश के विभाजन के बाद भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया कि किस तरह देश की आज़ादी के बाद भी अल्पसंख्यकों को लंबे समय तक भय और तनाव की स्थिति में रहना पड़ा। कुछ हद तक उनके साथ भेदभाव भी हुआ। इन सब को गरम हवा फिल्म में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, SRC की रिपोर्ट के बाद SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट 1956 के बाद भारत में राज्य निर्माण का स्वरूप कैसा रहा? तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि 1956 में SRC की रिपोर्ट के बाद भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। समय के साथ साथ राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया बढ़ी। 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात का निर्माण किया गया।
1963 में नागालैंड का निर्माण किया गया। 1966 में पंजाब से हरियाणा का निर्माण किया गया। 1972 में असम से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को बनाया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम प्लस गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और प्लस झारखंड 3 नए राज्यों का निर्माण किया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त किया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। 2020 में दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव जो 2 केंद्र शासित प्रदेश के उनको एक जगह विलय कर दिया गया। इसके साथ ही आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।